Hi guys, I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi classes. Class 7th, subject Hindi, lesson 5th. Class 7th, subject Hindi, lesson 5th. मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है, मेला घोला कैचा चुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैचा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, माँ का नाम क्या था? रोहिणी। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनको खेल निरखती रही। उन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। 100 भी दो 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है,
बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। बे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सौथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ले और अम्बी लेंदे मुल्ले। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम ही कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आई हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच तो पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव की पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेच रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी न चाहिए। यह नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांग जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। डुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं।
अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति, बच्चों के प्रति प्यारी बातें याद आती रही। महीनों के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला ने आया, धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आ जाऊं, कोई आता नहीं हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला निकट आया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती है, बच्चे बड़े भाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूं, यह सब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आट ही से बोली, पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज लेकर? पहले यही मिठाई बेचते आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया और उससे पहले खिलौने लेकर आया। पहले खिलौने, फिर मुरली, फिर मिठाई। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी थे, स्त्री थी, जो छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी,
बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने इन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख शांति के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई, कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोले, अरे अरे नैने, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रश्न अभ्यास, सही बच्चे अपनी नोटबुक बना लेंगे, जिन्होंने बुक नहीं खरीदी वो बुक खरीद लेंगे और इन क्वेश्चनों को करेंगे। पहला क्वेश्चन, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, वह महीनों बाद क्यों आता था। मिठाई वाला कोई पेशेवर फेरी वाला नहीं था, वह तो मन के संतोष के लिए वस्तुएं बेचता था। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए वह अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। इस काम से उसे बच्चों का साथ मिलता। वह निरंतर दूर दूर तक घूमते हुए चीज़ें बेचता था, इसलिए वह महीनों बाद दोबारा आता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते। मिठाई वाला फेरी लगाते समय बड़े मधुर स्वर और लय में आवाज लगाता था। वह बच्चों से बड़े प्यार से बात करता था। वह सामान भी बड़े सस्ते भाव में बेचता था। यही कारण था कि बच्चे और बड़े सभी उसकी ओर खींचे चले आते। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। विक्रेता और ग्राहक के बीच में मोल भाव होना एक स्वाभाविक परंपरा है। विजय बाबू ने मुरली वाले से भाव पूछा। उसने सीधा उत्तर नहीं देकर कहा, वैसे तो वह 3-3 पैसे में बेच रहा है, लेकिन उनको 2 पैसे में दे देगा। विजय बाबू ने इसे विक्रेता की चतुराई की आदत मानकर उससे कहा कि विक्रेता को झूठ बोलने की आदत है, ग्राहक पर एहसान जताने का भाव और को भाव कम करने का नाटक करते हो। इससे मुरली वाले को धक्का सा लगा। उसने कहा, ग्राहक लोगों को यही लगता है दुकानदार उन्हें लूट रहा है। इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद 2-2 पैसे में दोनों पक्ष राजी हो गए। खिलौनों वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चों पर जादू सा हो जाता। वे गलियों और बगीचों में खेलना छोड़कर खिलौने वाले की ओर दौड़ते पड़ते और उसे झुंड में घेर कर खिलौने मांगते लगते। अपनी तोतली बोली में खिलौने का मोलभाव करते। खिलौना पाकर वे प्रसन्नता से उछलने कूदने लगते। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। खिलौना वाला महीनों तक गायब रहा। फिर एक दिन एक मुरली वाले ने आकर आवाज लगाई, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मुरली वाले का स्वर सुनते ही रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई। वह भी इसी तरह मधुर आवाज में खिलौने बेचा करता था। दोनों का स्वर और लहजा एक जैसा था। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि वह पहले खिलौने और मुरली लेकर आ चुका था। उसने रोहिणी के पूछने पर बताया कि उन व्यवसायों से नाम मात्र का लाभ होता है, कभी नहीं भी होता है। केवल बच्चों के साथ मन बहलाने को वह वस्तुएं बेचा फिरता है। 7वां, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। रोहिणी ने पहली बार उससे सहानुभूति जताई थी और उससे दुखद कहानी सुनी थी। अतः उसके बच्चों के प्रति खिलौने वाले के मन में प्यार उमड़ पड़ा, इसलिए उसने उनसे मिठाई के पैसे नहीं लिए।
इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? नहीं, आज की औरतें चिक के पीछे रह के बात नहीं करती। वे खुल्लम खुल्ला बातें करती हैं, वे मार्केट में जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, और मेरी राय में ये ठीक भी है। चिक के पीछे बात करना ठीक नहीं। ओके गाइस, थैंक यू।